Can someone check if we are live or not on YouTube? Not as yet, Vaibhav. It's showing we are live. Zoom link यही वाला था ना? हाँ सेम था, लाइक वहाँ पे दिखा रहा है, कनेक्टेड दिखा रहा है, शो करना चाहिए। हाँ, हो गया लाइव अब। सब स्टूडेंट्स के लिए भी अब हम लोग YouTube पे लाइव हैं। I'll check from Ashok. I'll start in Marathi only. That's okay, right? अशोक सर इज इन वेटिंग रूम, उनको एडमिट करना है ना? I'll start in Marathi only. That's okay, right? सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि सब लोग प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं। हमारे जो आज के गेस्ट है अशोक राठौर, वो हमारे साथ अभी यहाँ पे कॉल पर उपस्थित है। मी माझ्या सगळ्या विद्यार्थी मित्रांना विनंती करेन की कृपया तुम्ही तुमचे व्हिडिओज ऑन करा। ऑस्कर संस्थेचे संस्थापक अशोक शंकर राठौड़ आज आपल्यासोबत या कॉलवर उपस्थित आहेत। खूप खूप धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका, एंड वेलकम। Hello, I am Lata. Can you hear me? Yes, you're audible. Yes. Okay. It's a 1 minute to go. 1 मिनट का बाकी है, हम लोग 1 मिनट में शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, no problem. I just wanted to check कि मेरा साउंड आ रहा है आपको। Perfect. Yes. हमारे स्टूडेंट्स काफी एक्साइटेड है अशोक आपसे बात करने के लिए। हमने कॉल शुरू करने से पहले उनको आपकी लाइफ जर्नी के बारे में बताया, कैसे आपका सफर शुरू हुआ था। Okay. और कैसे आप भी हम ही में से एक है, और हाँ जी। आपके और हमारे कल्चर में, बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, पर आपका सफर ये दिखाता है कि अगर आप सपने देखो और उसको पूरी करने के लिए कोशिश करो, मेहनत करो, तो कोई भी सपना बिल्कुल पूरा हो सकता है। तो ये हमारे लिए सीख है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ इस कॉल को ज्वाइन किया। थैंक यू। यस, हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे पहले लाइव एंटरप्रेन्योरल इंटरेक्शन की। नमस्कार सभी का, और बहुत बहुत
आभार, बहुत बहुत वेलकम आप सभी का इस पहले वाले सेशन में। उद्यम शिक्षा ही संस्था गेली 3 वर्ष शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहे आणि अशोक, मैं मराठी में बात कर रही हूँ, इज दैट आप कंफर्टेबल होंगे? प्लीज गो अहेड, आई अंडरस्टैंड मराठी एंड आई कैन, मैं थोड़ा मराठी भी बोल सकता हूँ। अमेजिंग अमेजिंग, क्योंकि हमारे काफी सारे बच्चे जो अभी हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वो हमारे मराठी बच्चे हैं, इसीलिए मैं उनके लिए मराठी में बात करना चाहूंगी। हाँ, मराठी चालेल मला। ग्रेट। उद्यम लर्निंग फाउंडेशन संस्थेच्या वतीने आजची ही पहिली लाईव्ह एंटरप्रेन्युअरल इंटरॅक्शनचं सत्र आपण आज आयोजित केलेलं आहे। व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, त्याचबरोबर महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटी आणि उद्यम शिक्षा या 3 संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने आजच्या या सत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे। या सत्राचा उद्देश असा आहे की आपले जे ITI मध्ये शिकणारे विद्यार्थी आहेत 15 ते 23 वयोगटातले, त्या विद्यार्थ्यांकडे भरपूर कलागुण असतात, त्यांच्याकडे भरपूर टॅलेंट असतं, मात्र करिअर निवडताना त्यांना मार्गदर्शनाची नितांत गरज असते आणि ते मार्गदर्शन त्यांना अर्थातच त्यांच्या निदेशकांकडून, शिक्षकांकडून, प्राचार्यांकडून आणि वेळोवेळी डिपार्टमेंटकडून मिळत असतं। पण त्याचबरोबर त्या मार्गदर्शनासाठी त्यांच्यासारखंच, त्यांच्याच वयाचं, त्यांच्याप्रमाणेच विचार करणारी एखादी व्यक्ती आली आणि त्याने जर आमच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलं तर नेमकं काय होऊ शकेल आणि विद्यार्थ्यांना एक चांगली दिशा मिळू शकेल, या आशेने, या अपेक्षेने आम्ही या सत्राचे आयोजन आज केलेले आहे। आमचे जे विद्यार्थी मित्र आज युट्यूबच्या माध्यमातून हे सत्र बघता आहेत त्या सगळ्यांचं खूप खूप आभार आणि खूप खूप स्वागत आजच्या या सत्रामध्ये। आज आपल्या या सत्रामध्ये माझ्यासोबत अशोक शंकर राठोड इथे उपस्थित आहेत। अशोक शंकर राठोड हे तरुणांसाठीचं आयडॉल आहेत असं म्हणायला हरकत नाही। अगदीच कमी वयामध्ये अनेक अनेक मोठ्या कामगिरी त्यांनी करून दाखवलेल्या आहेत आणि त्या ज्या पद्धतीने, ज्या बॅकग्राऊंड मधून ते येतात, त्या बॅकग्राऊंडला ऐकल्यानंतर खरंच हे सगळं करता येऊ शकतं का, असा प्रश्न पडतो। पण मग अशोकचा प्रवास बघितला की असं वाटतं नाही, करता येऊ शकतं, काहीही करता येऊ शकतं, फक्त ते करण्यासाठी इच्छाशक्ती आणि जिद्द असावी लागते। आणि अशोकने त्याच्या मेहनतीच्या जोरावर त्यांची स्वप्न पूर्ण करून दाखवली आहेत। आणि सर्वात महत्त्वाचं, अशोकने फक्त स्वतःचीच स्वप्न नाही तर त्याच्याबरोबर त्याच्या सोबत राहणाऱ्या, वाढणाऱ्या अनेक लहान मुलांची, तरुणांची स्वप्न पूर्ण करून दाखवली आहेत। अनेक मुलांना अशोकने त्यांच्या स्वतःच्या प्रवासातून मार्गदर्शन केलेलं आहे। त्यांच्या प्रवासातून अशोकने आज अनेक मुलांना पुन्हा शाळेचा आणि शिक्षणाचा मार्ग दाखवलेला आहे। आम्हाला खूप खूप आनंद होतोय अशोक, आज तुम्ही आमच्यासोबत इथे आहात आणि अर्थातच तुमचा प्रवास आमच्यासाठी खूप खूप प्रेरणादायी आहे। मी विनंती करेन की अशोक, तुम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावं, पण तत्पूर्वी नेमका अशोकचा प्रवास काय आहे हे एका छोट्या व्हिडिओ क्लिपच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला दाखवू इच्छितो। तुम्ही बघत राहा। व्हिडिओ क्लिप प्लीज। Allow me a minute, I'm doing. अशोक, हमारे बच्चे तो बहुत एक्साइटेड है, हम उम्मीद करते हैं आप भी हमारे बच्चों से बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। हाँ बिल्कुल, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तो ऑलरेडी सारे स्टेटस वगैरह मैंने डाल दिए थे कि मैं कल बात करने वाला हूँ आप लोग के ITI स्टूडेंट से। और हाँ, मतलब मुझे बहुत जानना है और आप सबके बारे में भी, और आपके जो भी कोई सवाल हो जो मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस से बता सकूं, मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि गाइडेंस और कुछ सवाल होते हैं जो हमको रोकते हैं, और वो सवाल का जवाब मिलने पर हम लोग को बहुत हिम्मत मिलती है कि जो भी हम सोच रहे हैं, जो हमारा ड्रीम है, उसके ऊपर काम करने के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज इस टॉक के लिए। क्या बात है, क्या बात। थैंक यू सो मच अशोक। Hemlata, is my screen visible to you? इट इज विजिबल, बट हमें स्टार प्लस वाला वीडियो दिखाना है। Hemlata, that this is the video is different video. not available on YouTube. मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ, प्लीज वहां से क्लिक करिएगा।
मैं आपको व्हाट्सएप शेयर कर। हेमलता, कल मैंने आपको वो लिंक भेजा था, शायद वो काम कर रहा था कल काम कर रहा था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी चेक किया है, वो काम कर रहा है। मे बी अभी कोई टेक्निकल इश्यूज हो सकता है। ओके ओके, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। Oh, Hamlet is showing video unavailable. Avani send me the link, but showing the same response. मैंने यहाँ पे लिंक एक बार शेयर किया, आप एक बार प्लीज ट्राई कर सकते हैं, या फिर हम दूसरा वाला ठीक है। Working. Visible, no? Yes. आपकी ये जर्नी देख के अशोक रोमटे खड़े हो गए। थैंक यू। मतलब कहाँ से सफर शुरू हुआ था और कहाँ तक आप खुद पहुंचे हैं और आपने बच्चों को कहाँ पहुंचाया है, ये सच में देखते हुए आंखों में पाणी आ गया। एखाद्या चाळीतली किंवा झोपडपट्टीत राहणारी मुलं जर्मनीला जातात, फ्रान्सला जातात, हे अशक्य आहे आणि ते अशोक तुम्ही शक्य करून दाखवलं। इतक्या मुलांच्या भविष्याला तुम्ही दिशा दिली। खूप खूप धन्यवाद। आमचं भाग्य आहे तुम्ही आजच्या या सेशन मध्ये आमच्या सोबत आहात। नहीं, तुमचा प्रवास, ये स्टोरी तो देखने में काफी अच्छी थी, पर मुझे पूरा यकीन है, मला पूर्ण विश्वास आहे की हे दिसायला जितकं सोपं दिसते तितकं सोपं नसणार ते। वो ये जर्नी काफी मुश्किलों से भरी रही होगी। तो मैं अशोक आप ही से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज हमारे जो जितने भी बच्चे हैं, हमारे जो भी दोस्त है, स्टूडेंट्स हैं, अभी हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप प्लीज उनके साथ अपनी ये जर्नी, अपना ये सफर प्लीज शेयर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच हेमलता, और इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस करने के लिए और सबके साथ जोड़ने के लिए मुझे, तो थैंक यू। दोस्तों नमस्ते आप सभी को, और आप सबको बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग ने मुझे इनवाइट किया आप सबसे बात करने के लिए, इतने सारे नए दोस्तों से मिलने के लिए। तो हाँ, मतलब मैं आज यहाँ पर क्यों हूँ तो उसके बारे में बात करना चाहेंगे। जो मेरा बचपन जो है वो अम्बेडकर नगर स्लम जो कुलाबा में है, कफरेट में है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पीछे जो बस्ती है, वहां पर मेरा बचपन पूरा गुजरा। और मेरे ऐसे कुछ ड्रीम नहीं थे कि यहाँ ये सब चीज मैं करूंगा, बट धीरे धीरे चीजें काफी बदलती गई जब मैंने सिचुएशन देखा। तो मेरा बचपन बहुत ही इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां पर कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, पूरा सपोर्ट नहीं था हमको, एजुकेशन का इतना इम्पोर्टेंस नहीं था, सबको लोगों को पैसा कमाना था, क्योंकि उन सबको कभी आज हम कितना पैसा कमा सकते हैं और ज्यादा बिलीफ पैसे के ऊपर होता है और फ्यूचर कोई देखता नहीं है। जो भी है प्रेजेंट में हम कितना पैसा कमा सकते हैं और प्रेजेंट की वजह से उनको फ्यूचर अच्छा करना होता है, और वो उनको लगता है, लोगों को लगता है कि पैसे से ही वो सारी चीजें हो सकती है। तो मैंने बहुत सारे मेरे दोस्तों को देखा कि उनकी मम्मी पापा के साथ ससुन डॉक पर फिशिंग मार्केट, कुलाबा में बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत पुराना मार्केट है ये, वहां पर जाते हुए देखा, उनके मम्मी पापा के लिए पैसे कमाते हुए देखा, और पढ़ाई को इतना अहमियत नहीं देना वहाँ के लोगों को। तो ये चीज मैं बहुत नोटिस किया, बट मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी अपने दोस्तों की तरह बनना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत पैसा 10-12 साल के लड़के, आपको यकीन नहीं होगा, मैं बात कर रहा हूँ आज से 20 साल की बात कर रहा हूँ, 20-21 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और उस वक्त बच्चे 300, 400, 500 रुपया कमा लेते थे, और उस टाइम का वो 500 रुपया उसका वैल्यू मतलब ऑलमोस्ट 2,500-3,000 रुपए का वैल्यू था उसका।
उससे भी ज्यादा बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि इतना सस्ता था सारी चीजें, और उनको वैसे लाइफ जीते हुए देखते हुए मुझे बहुत ऐसा लगता था कि मैं क्यों नहीं पैसा कमा सकता, मैं क्यों नहीं इनकी तरह लाइफ जी सकता हूँ। क्योंकि वो लोग उनको जो कपड़ा लग रहा है वो कपड़ा खरीद के लेके आना फैशन मार्केट पे जाके, कोई बार्गेनिंग भी नहीं करते थे। 150 बोला तो 150 रुपए दे दिया, 300 मतलब 300। तो इस तरह से वो लोग, और जो उनको मन में लगता वो चीज करते, मूवी देखने के लिए जाते। तो मुझे लगता था कि मुझे भी इनके जैसी लाइफ चाहिए, क्या बिंदास लाइफ है ये। और बट मेरे पापा के गाइडेंस की वजह से, मम्मी पापा के गाइडेंस की वजह से वो लोग भी उसी मार्केट पे काम करते हैं, और उनको लगा कि ये जो लाइफ है वो बहुत डिफिकल्ट लाइफ है, और यहाँ पर कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि लोग काम ठीक से नहीं करेंगे तो गाली पड़ेगी वहां पर, सैलरी कोई फिक्स नहीं है, काम मेहनत किया तो उनको मछली दे दी सैलरी के तौर पे, जितना भी बिकेगा वो उनकी सैलरी हो गई। तो ज्वार भाटा जैसा जो हमने बचपन में पढ़ा था, तो उस तरह का अभी भी सिस्टम है। सशुन डॉक पे अगर आप जाएंगे तो मेहनत करने पर वो लोग को मछली दिया जाता है, और वो उसको जो भी इनकम आता है वो उनका इनकम हो जाता है। तो इस तरह से पापा को रियलाइज हुआ कि यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ वो उसके बच्चे नहीं करने चाहिए। तो उन्होंने स्कूल में मुझे एडमिशन करवाया, कुलाबा म्युनिसिपल स्कूल में। वहाँ पर पढ़ाई का कोई इतना अच्छी से पढ़ाई नहीं हो पाती थी, बट मैं उनको हमेशा थैंक यू कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट मुझे स्कूल में एनरोल किया। वहां पर पहली से लेके चौथी तक, पांचवी तक मुझे हर एवरी ईयर हम लोग को पास करते गए, प्रमोट करते गया। अब मुझे पढ़ने लिखने नहीं आता था पांचवी तक, फिर भी वो पास हो जाते थे हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में। और फिर जब मैं पांचवी में था तब उस वक्त इंग्लिश सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, और मुझे समझ में नहीं, मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि हमको मराठी पढ़ने नहीं आती, लिखने नहीं आती, हिंदी लिखने नहीं आती, मराठी और पढ़ने नहीं आता, और ये लोग अभी इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कैसे होगा, कैसे आगे पढ़ाई करेंगे हम लोग। तो फिर जब भी इंग्लिश का कोई टीचर आता पढ़ाने के लिए तो मैं बाथरूम में होता, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल समझ में नहीं आता था। तो इस तरह से मेरी पढ़ाई हुई, बट धीरे धीरे मेरी मराठी और हिंदी भी में पढ़ने लिखने वो इम्प्रूव हो गया, बट इंग्लिश कभी इम्प्रूव नहीं हुआ मेरा। और मैंने कभी पास नहीं किया इंग्लिश में 10th स्टैंडर्ड तक, बट फाइनल में बोर्ड में मैंने पास किया, वो भी दोस्तों की मदद से। तो मेरे सारे दोस्त जो थे वो 7वीं तक पूरे ड्रॉप आउट हो चुके थे स्कूल में, और उनको एक तरीका मिल गया था कि पैसे कैसे कमाना है। तो उनको 5वीं में हम लोग ने डिसाइड किया कि हम जाके देखेंगे कि मम्मी पापा कैसे पैसे कमाते हैं। तो हम वहां गए तो पता चला ये तो बहुत आसान तरीका है पैसा कमाने का, क्योंकि उस वक्त इतनी मछलियां आती थी फिशिंग मार्केट पे, मतलब बहुत टन्स, हजारों में। अभी इतनी मछलियां नहीं है क्योंकि ओवर फिशिंग हो चुकी है बहुत सारा। तो बहुत सारा मछली जमीन पे पड़ा हुआ रहता था, और हम लोग उसको जमा करते थे, टोकरी में डालते थे। 1 घंटे में टोकरी भर गया। एक मौसी आई और पूछा हमको कितीला विकतो, हमने बोला माहित नाही तुम्ही सांगा। सो उन्होंने बोला 100 रुपए, और हमने वो दे दिया। हमको लगा अरे वाह ये तो इतना आसान पैसा है, तो और जमा करने लगे। तो और फिर इस तरह से लालच बढ़ने लगी। बट मेरे पापा ने देखा मुझे, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया कि अगर मैं तुम्हें दोबारा यहाँ देखूंगा तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। और मेरे पापा जो है वो अपने घर के किंग है, वो जो बोलते हैं वही होता है। तो मुझे लगा अगर इतनी कम उम्र अगर मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं रहूंगा कहाँ, तो इससे अच्छा स्कूल ही जाना बेहतर है। तो मैं स्कूल गया, बट मेरे फ्रेंड्स मेरे से ज्यादा स्मार्ट थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो पैसा कमाते थे वो पैसा उनके मम्मी पापा डांटने से पहले ही उनको आधा पैसा दे देते थे, कि आज हमने इतना पैसा कमाया। तो आप समझ सकते हो हमारे इंडियन में ही है वो, कैसे लोगों को मनाना है। तो उनके मम्मी पापा को लगने लगा कि अरे वाह मेरा बेटा इतना कम उम्र में पैसा कमा रहा है, तो ठीक है अगर स्कूल नहीं जा रहा है तो क्या हुआ। तो इस तरह से उनके सैलरी पे वो डिपेंड हुए, और पूरा ड्रॉप आउट हो चुके थे वो लोग। और वो लोग 15 साल की उम्र में नशे में इन्वॉल्व हो गए। उनका एक गैंग बन गया, बहुत सारा झगड़ा होता था, मम्मी पापा परेशान होते थे उनसे, उनके।
तो बट मैं 10वीं तक था और मेरे दोस्तों मैं अपना 10वीं पास किया, कॉलेज गया। मैं जब 18 साल का था और मेरे दोस्तों की लाइफ देखी, मेरी लाइफ देखी, बहुत डिफिकल्ट था उनकी लाइफ। मैं बहुत अपने आप को लकी मान रहा था कि मुझे इतना रिस्पेक्ट मिलता है कम्युनिटी में, क्योंकि मैं कोचिंग का काम कर रहा हूँ और पढ़ाई भी कर रहा हूँ। मेरे दोस्त लोग ड्रॉप आउट हो चुके हैं, नशे में इन्वॉल्व हो चुके हैं, क्राइम में इन्वॉल्व हो चुके हैं, और उनके मम्मी पापा को लगा कि शादी ही एक तरीका है कि इनको गलत लाइन से सही लाइन पे ला सकते हैं। हर दर्द की दवा शादी, ऐसा उनके मम्मी पापा को लगता है। तो 17-18 साल में उन सबकी शादी हो गई और वो लोग अभी और 20 साल की उम्र में उनके बच्चे भी हो गए। तो शादी ने बिल्कुल हेल्प नहीं किया उनको, उनका उल्टा उनका डबल प्रेशर बना दिया। और जिनसे उनकी शादी हुई है वो लड़की की भी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गई, क्योंकि वो भी छोटी ही थी, लाइक 15-16 साल की उम्र में, और लड़की की भी शादी हो रही है। तो दोनों की लाइफ इतनी और अब मैं देखता हूँ उनकी लाइफ, अभी वो लोग 14-15 घंटे काम करते हैं, क्योंकि उनके बच्चे हो गए, उनको अभी सब महंगाई हो गई, उनका इनकम बहुत कम है, तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है अभी उनके लिए। तो मैं क्यों बता रहा हूँ ये स्टोरी, क्योंकि जब मैं 18 साल का था और मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 12-13 साल के बच्चे, वो लोग भी स्कूल ड्रॉप आउट हो रहे, फिशिंग मार्केट पे जा रहे, पैसा कमा रहे और एडिक्शन में इन्वॉल्व हो रहे। तो मैंने देखा कि ये तो सेम साइकिल हो रहा है जो मेरे बचपन में मेरे फ्रेंड्स लोग के साथ हुआ, ये अभी के बच्चों के साथ भी यही हो रहा है, और ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। और मुझे लगा कि जिस तरह से मेरे पापा ने मुझे गाइड किया या मेरे फ्रेंड्स ने मुझे गाइड किया, तो एक गाइडेंस होना बहुत जरूरी है हर एक बच्चों के कम उम्र में। तो मुझे लगा मेरे पास सैटरडे संडे होता है, तो क्यों ना मैं इनके साथ टाइम स्पेंड करूं, इनको बताऊं कि पढ़ाई का इम्पोर्टेंस कितना है। और वो जो आज देख रहे हैं वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उनको मैं पढ़ाई से उनका फ्यूचर कनेक्ट करना चाह रहा था, तो मुझे लगा कि इनको बताना चाहिए। तो ऐसे 18 बच्चों को आइडेंटिफाई किया, जो जिसमें से 6 बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट्स थे और 12 बच्चे जो थे वो भी उनके साथी थे, बट मुझे लगता था ये भी ड्रॉप आउट होंगे। तो ऐसे लोगों का एक टीम बनाया, उनको बोला कि फुटबॉल खेलोगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इनको बिठा के हर कोई ज्ञान दिया होगा बहुत सारा, बट ये कभी सुने नहीं, तो मैं क्या अलग कर सकता हूँ। तो मुझे मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि स्पोर्ट्स ने बहुत चेंज किया मुझे, और हर एक बच्चे को स्पोर्ट्स पसंद है, तो क्यों ना मैं इनको खेल के माध्यम से एक साथ लाऊं और फिर इनको मैं बताऊं कि एजुकेशन क्या चीज है। तो ऐसे करके 18 बच्चों को बुलाया ग्राउंड पे, और जब मैंने उनको बुलाया था ग्राउंड पे, तो तब मेरे पास फुटबॉल भी नहीं था। वो लोग सब क्रिकेट खेलना चाहते थे, बट मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं क्रिकेट का इतना सारा चीज ला के दूं उनको। बट मुझे इतना आइडिया था कि मैं एक फुटबॉल खरीदूंगा तो 22 बच्चों को एक साथ एंगेज रख सकता हूँ, और उसके लिए ज्यादा हमको कुछ चीजें चाहिए नहीं है। तो ऐसे करके मैंने उनको एक फुटबॉल से उनको बुलाया और उनको फुटबॉल सिखाना शुरू किया। शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि उनको एक साथ लाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हमारे इंडिया में थोड़ी बदकिस्मती कहूंगा मैं, क्योंकि इतने प्रॉब्लम से फिर भी हम लोग कास्ट और रिलीजन में इतना घुसे पड़े हैं। तो वो बच्चे भी, और आप इमेजिन नहीं करेंगे, 12-13 साल के बच्चे जो है वो बोलते हैं कि हमको इनके साथ नहीं खेलना है क्योंकि ये लोग बिहारी है। वो सामने वाला बोलता है हमको इनके साथ नहीं खेलना है क्योंकि ये महाराष्ट्रन है, और वो बिहारी बोलता है कि महाराष्ट्रन हमको मारते हैं, और ये महाराष्ट्रन बोलते हैं कि ये लोग अच्छे लोग नहीं है। फिर हिंदू मुस्लिम का उसमें इशू, तो ये सारा चीज का उसमें प्रॉब्लम था। तो मुझे लगा कि अभी इसको एजुकेशन के बारे में क्या बात करूं जब यही चीज है। तो एजुकेशन के बारे में मैंने बिल्कुल उनके बारे में बात नहीं किया। मुझे लगा कि पहले इनका टीम बनाना चाहिए, क्योंकि फुटबॉल इज ऑल अबाउट टीम गेम। अगर ये टीम में ही नहीं रहेंगे तो मैं क्या सिखाऊंगा इनको फुटबॉल। तो जो डिस्क्रिमिनेट करता था उनको हमेशा एक टीम में रखा, उनको मैचेस खेलने के लिए कहा। जब वो स्कोर करते थे, गोल करते थे, तो सब नाचते थे एक साथ। तो ऐसे साल भर में उनका पूरा कास्ट रिलीजन सब खत्म हो गया। उनको लगने लगा कि ये हमारी एक टीम है, ऑस्कर फाउंडेशन। और उनमें बहुत चेंजेस देखा मैंने।
वो लोग गाली नहीं देते थे, झगड़ा नहीं करते थे, नीट एंड क्लीन पूरा साफ सफाई होके वो लोग ग्राउंड पे आते थे। उनका गेम बहुत अच्छा हो गया था। और जो बच्चे लोग नशा कर रहे थे वो लोग भी अपना, उनको लगा कि हमारा गेम अच्छा नहीं होगा अगर हम नशा करेंगे तो वो फिर वो स्मोक करना, वो सारी चीजें उन्होंने छोड़ दिया। तो एकदम उनका गेम कंपटीशन वो लोग जीतने लगे। तो मैंने कभी सोचा नहीं कि 18 बच्चों से ज्यादा मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि उतना ही मेरा लिमिट था। और मेरी सैलरी भी बहुत कम थी उस वक्त। मैं अपना 3,500 का जॉब छोड़ के मैंने 1,800 रुपए का जॉब किया इस काम के लिए। और तो इनका जो चेंजेस देख के इनको लगा कि अगर हम सुधर सकते हैं तो और बच्चे सुधर सकते हैं। तो ये लोग और बच्चों को लाने चालू कर दिए। 18 से 25, 40, 60, 150, 300 ऐसे बच्चे बढ़ते गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था इतने सारे बच्चों को सिखाऊंगा कैसे मैं। तो बट वो जब एक साथ ग्राउंड पे आ जाते तो मैं मना भी नहीं कर सकता इनको। और मुझे लगने लगा कि इतने बच्चे अगर जुड़ रहे तो वाकई में ये प्रोग्राम की जरूरत है बच्चों में। तो इसीलिए इतने सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि जिनसे मैं स्टार्ट किया था, एक दिन मैं जैसे ऐसे देर से पहुंचा ग्राउंड पर, और ये जो पुराने बच्चे थे वो नए बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया। तो मुझे क्लिक हुआ कि मुझे सब बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं, अगर मैं ऐसे यूथ तैयार करूं तो ये बहुत सारे बच्चों को सिखा पाएंगे। तो ऐसे करके 10 यूथ को मैंने तैयार किया, उनको सिखाया। फिर वो 10 यूथ 300 बच्चों को सिखाना शुरू किया। फिर ऐसे करके नंबर बढ़ते गए और 2010 में 300 बच्चे हो गए थे। पैसे नहीं थे मेरे पास, ये सारे बच्चे जुड़े हुए रहना चाहते थे। तो फिर बाद में लोगों को मैं सपोर्ट मांगना शुरू किया। बहुत डर लगता था सपोर्ट मांगने में, तभी मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, लोग थोड़ा जज करते थे मुझे। बट क्लिक हुआ कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं इन बच्चों के लिए कर रहा हूँ। तो मुझे डरना नहीं चाहिए, और जो भी सपोर्ट आएगा वो उन बच्चों के लिए ही जाएगा। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करता गया और छोटी छोटी मदद मांगते गया। तो लोगों ने फिर सवाल करने लगे कि क्यों हम तुमको सपोर्ट करें, तुम तो बहुत यंग हो, अभी तुमको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारा, कुछ लोग बोलने लगे तू तो पागल है, अपनी इतनी कम उम्र में अपने लिए काम करने के बजाय समाज सेवा करने लगा है। तो मम्मी पापा को मैंने नहीं बताया इस काम के बारे में, क्योंकि मुझे मालूम था अगर उनको मैं बताऊंगा तो वो लोग मना करेंगे। 2 साल तक मैंने उनको छुपा के ये सब काम करता गया। फिर तो फिर तो ऐसे करके 2010 में रजिस्टर्ड किया इसको। और फिर उसके बाद 2011 में लड़कियों का प्रोग्राम शुरू किया मैंने। लड़कियों की लाइफ तो बहुत डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है लड़कियों की लाइफ, स्लम में स्पेशली। लड़कियों को पैदा करते ही वो सोचते हैं कि अभी इसकी शादी कैसे कराया जाए, और उनको पूरा घर का काम तैयार करवाते हैं कि खाना बनाना सीखो, कपड़े धोना सीखो, छोटे बच्चों को संभालो। तो ये सारा चीज मैं उनको देखता था, और मुझे लगता था अगर मैं हफ्ते में एक दिन भी इनको सिखा पाऊं 2 घंटे के लिए, तो मैं इनके चेहरे पे स्माइल ला सकता हूँ। तो क्योंकि वो डिजर्व करती है एक स्माइल उनके चेहरे पे 2 घंटे के लिए। तो बहुत मैं पेरेंट्स मीटिंग किया, उनको बताया आपके लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे मैचेस जीत रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो 2009 मैंने एक रूल्स बना दिया था 2008 में कि जब वो वो उनमें वो चेंजेस देखा, तो मैंने एक रूल्स बनाया था कि अगर आप फुटबॉल खेलना चाहते हो तो आपको स्कूल जाना होगा। और फुटबॉल से उनका इतना लगाव था कि वो लोग सारे लोग फुटबॉल ना छूट जाए इसलिए स्कूल जाने चालू कर दिए। और ऐसे ही सारे बच्चे स्कूल जाने लगे, उनका पढ़ाई अच्छा होने लगा, पेरेंट्स बहुत खुश हो गए। तो मुझे लगा कि अभी लड़कियों के बारे में बात कर सकता हूँ, और लड़कियों के बारे में बात किया। कोई भी पेरेंट्स अपनी लड़की को भेजने को तैयार नहीं था। मैंने लड़कियों को बोला कि पिकनिक लेके जाऊंगा तुमको, तुम आओगे। फुटबॉल के बारे में बात नहीं किया मैंने। एक कॉल आया था मुझे फुटबॉल एकेडमी से कि बोला कि लड़कियों की टीम है, तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोल दिया हाँ है। तब मेरे पास कोई लड़कियों की टीम नहीं थी, और मैंने जस्ट उनको हाँ बोल दिया। मुझे लगा 1 हफ्ते का टाइम देंगे और मैं लड़कियों की टीम कैसे भी तैयार कर दूंगा।
तो सुबह 11 बजे बोलते हैं कि आपको अपनी टीम लेके आना है कुपरेज ग्राउंड पे और 2 बजे आपका मैच है। तो तो मुझे समझ में नहीं आया और मैंने उनको बोल दिया कि हाँ मैं लेके आऊंगा अपनी टीम। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या करूं। तो जस्ट मेरे घर के घर के बाजू में एक छोटी लड़की 10 साल की लड़की, वो मुझे जानती थी। तो मैं उनको बोला कि आपको पिकनिक आना है? तो उन्होंने बोला हाँ। मतलब कोई भी बच्चे पिकनिक का नाम सुन के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और वो लोग वो तैयार हो जाते हैं आने के लिए। तो मैंने जाके उनको बोला पिकनिक आओगे? तो उसने बोला हाँ आएंगे। तो फिर मैंने बोला कि आप और अपने दोस्तों को किसी को लाना चाहोगे पिकनिक पे? तो उसने बोला हाँ मेरी दोस्त बाजू में ही रहती है, उसको भी लाना चाहूंगी मैं। तो ऐसे करके मैं 1.5 घंटे में 10 लड़कियों का टीम तैयार किया जिन्होंने कभी फुटबॉल को किक नहीं किया। उनको मैं ग्राउंड पे लेके गया और उनका मैच, वो लोग बोलते हैं क्या करना क्या है? तो मैंने उनको टी शर्ट और शॉर्ट्स दिया और उनको बोला कि ये पहन के आ जाओ। तो बोलते नहीं हम नहीं पहनेंगे, ये हमको मम्मी पापा को मालूम पड़ेगा हम शॉर्ट्स पहने हैं तो वो बहुत चिल्लाएंगे हमको या मारेंगे। तो मैंने बोला कोई बताने वाला नहीं है, आप पहन लो इसको। तो और मैंने उनको बताया देखो कितनी सारी लड़कियां पहनी है, कोई गलत नहीं है। तो वो पहन के आ गई। फिर बोला करना क्या है? ग्राउंड पे लेके गया। ग्राउंड पे उनको बोला कि आप लोग को फुटबॉल मैच खेलना है। और तो बोले कि कैसे, हमको तो मालूम नहीं कोई रूल्स वगैरह। तो अभी आप लोग भी सीख जाएंगे, ये 3 नियम याद रखना है आप लोग को। तो पहला है कि आपको फुटबॉल को हाथ नहीं लगाना है। दूसरा है आप जो गोल पोस्ट है आपके पीछे, वहां पर किसी को बॉल को मारने नहीं देना है, उनको स्कोर करने नहीं देना है। और तीसरा, रेफरी जब विसल बजाएगा तो आपको रुक जाना है, फिर रेफरी बोलेगा क्या करना है। तो 7 साइड गेम था, ज्यादा बड़ा गेम नहीं था वो। तो और लड़कियों ने क्या किया, पूरा का पूरा सब डिफेंडर खड़े हो गए, सारा का सारा गोल पोस्ट के पास खड़े हो गए। कोई स्ट्राइकर नहीं, कोई मिडफील्डर नहीं, सब डिफेंडर और सब गोलकीपर। 10 मिनट तक वो गेम वो लोग ने होल्ड करके रखा, एक भी स्कोर करने नहीं दिया। मैच पेनल्टी में पहुंच गया, हम लोग पेनल्टी में हार गए। बट उन लड़कियों में जो हिम्मत आई वो अनबिलीवेबल था। तो जब वो घर पे गई और अशोक अपने मम्मी पापा, हाँ जी, अशोक कितनी लड़कियों के साथ अभी ऑस्कर काम कर रहा है? क्योंकि लड़कियों के साथ काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है, आपने बताया। तो अभी हाँ, कितनी मैंने लड़कियां जुड़ी है ऑस्कर के साथ? 10 लड़कियों के साथ शुरुआत किया था और अब आप यकीन नहीं करेंगे, अभी 1200 लड़कियां हैं हमारे पास। और ये लड़कियां 2011 के पहले अगर आप इनको मिलते तो ये लड़कियां बहुत शाय, बहुत डरी हुई, कभी घर से बाहर नहीं निकली हुई। आज ये लड़कियां लड़कों के अगेंस्ट खेलती है और जीतती भी है। और एक लड़की जो क्या थी बात वो है। झारखंड से, वो अभी इंडिया कैंप में सेलेक्ट हो चुकी है, जो वर्ल्ड कप होने वाला है अंडर 16 गर्ल्स का, वाओ, उसमें खेलेगी वो लड़की। अमेजिंग अमेजिंग। इस सफर में अशोक आपके, अगर आप इस सफर को देखें तर हाँ, तुमच्या मते ह्याच्यामधली सगळ्यात मोठी अचीवमेंट काय आहे? मला आम्हाला थोडक्यात सांगाल तर काय सगळ्यात मेरे मोठं अचीव केलंय किंवा ऑस्कर साठी काय अचीवमेंट्स आहेत विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने? तो मेरे लिए अचीवमेंट जो है वो एक तो लड़कियों को, उनको घर से बाहर निकाल के उनको वापस से स्कूल में एनरोल करवाना। पेरेंट्स का जो माइंडसेट था लड़का लड़की लोग के बारे में, वो माइंडसेट चेंज हो गया। और अब मुझे उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या घर घर जाना पड़ता था कन्विंस, अभी पेरेंट्स खुद अपनी लड़कियों को लाते हैं हमारे सेंटर पे और बोलते हैं कि हमारी लड़की को भी आप अपने प्रोग्राम में ले लो। तो वो एक अचीवमेंट मेरे लिए बहुत प्राउड फील करता है। और जो यूथ्स पहले स्कूल छोड़ दिए थे, उनका जो ड्रीम था वो जो 10,000 12,000 या जो भी लाइक ऑफिस बॉय का जॉब करना है, बट आज ये यूथ का ड्रीम बहुत बदल गया है। उनको लगता है कि मैं भी बाहर गाँव जाऊंगा, मैं भी खेलूंगा वहां पर, मैं भी रोल मॉडल बनूंगा, मुझे भी ऑफिस में काम करना है। तो ऐसे सब उनके ये जो ड्रीम्स है वो सारे चीज वो यूथ्स के हो चुके हैं। और ये जो यूथ्स है ये अपने ही कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को ये खुद सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक अचीवमेंट है। ये सारा अचीवमेंट मुझे आई थिंक ये इम्पोर्टेंस लगता है मुझे। बहुत अच्छे। अशोक, ये जर्नी अभी तो सुनने में इतनी अच्छी लग रही है, इतनी प्रेरणादायी लग रही है, पर जब आपने शुरू किया था तब आपकी उम्र क्या थी और आपको डर नहीं लगा? क्योंकि
आता आमची ITIची मुलं तुम्हाला बघतायत YouTube लाईव्हवर आणि आमच्या ITIच्या मुलांना पण बरंच काही करायचंय. त्यांना सुद्धा त्यांचं ITI संपल्यानंतर त्यांची जी स्वप्न आहेत ती स्वप्न पूर्ण करायची आहेत. पण मनात खूप भीती असते. कसं करायचं, काय करायचं, सपोर्ट कोणी करेल का, आई बाबा ओरडतील का? तुमच्या मनात अशी भीती होती का? नहीं, बिल्कुल मुझे बहुत डर था इस चीज पे, और मम्मी पापा बिल्कुल, पापा स्पेशली पापा बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे इस चीज के लिए। और बट मैंने हमेशा अपने चीज को, जब मैं कर इस चीज को लेकर मैंने स्टार्ट किया, तो मैं बहुत अपना हमको सोच समझ के करना चाहिए, बैकअप क्या होगा, कौन हमको सपोर्ट करेगा। तो जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने बहुत छोटे से शुरुआत की थी, एक फुटबॉल 18 बच्चों के साथ। तभी मेरी उम्र 18 साल की है, 18 साल का ही था, मैं 2006 की बात कर रहा हूँ। और मैंने मम्मी पापा, जब आपको लगता है ना आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप सही काम कर रहे हो, तो हर चीज सबको बताने की जरूरत नहीं है। तो मैंने अपने मम्मी पापा को बताया ही नहीं 2 साल तक, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं पापा को बताऊंगा तो वो बोलेंगे कि मत करो, और इनको अगर कुछ हो जाता है तो घर पे झगड़ा होगा, और ये चीज अच्छी बात नहीं है। तो 2 साल बताया नहीं मैंने। फिर धीरे धीरे टाइम लगता है लोगों को कन्विंस, जब आप अच्छा अच्छा करने लग जाओगे तो लोग फिर आप पे बिलीव करने लग जाते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि मेरे दोस्त लोग मुझे बोलते थे कि पागल है, क्यों कर रहा है तू ये सारा चीज। मैं मम्मी पापा 2008 में मैंने उनको शेयर किया था इस चीज के बारे में कि मैं ऑस्कर प्रोग्राम शुरुआत किया हूँ और मुझे इसको कंटिन्यू करना है। तो पापा ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था, स्ट्रिक्टली। जब मुझे 2009 में अवार्ड मिला आमिर खान और नीता अंबानी से, रियल हीरो अवार्ड, तब सारा टेलीविजन पे कवर था, सारे न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर, तब उनको यकीन हुआ कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत सही कर रहा हूँ, और उन्होंने सपोर्ट किया मेरे काम को। तो टाइम लगता है, बट स्टार्टिंग में ही सब अच्छा अच्छा हो जाए, अगर हम ऐसा मान के चलेंगे तो फिर आप जल्दी गिव अप कर देंगे। तो आपको जो कर रहे हो उसके ऊपर पूरा बिलीव होना चाहिए, आप पूरी तरह से उसके ऊपर हार्ड वर्किंग करना चाहिए, और गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको गिव अप कर देंगे तो आपको क्या पता कि कितना सक्सेस उसमें हम पा सकते हैं। तो चैलेंज तो बहुत है, चैलेंज लाइक मेरे पास पैसे ही नहीं थे इस प्रोग्राम को रन करने के लिए। लोगों से पैसा मांगता था तो वो उनको लगता था कि अरे यंग लड़का है, इनको पैसा देंगे तो ये खुद का शॉपिंग कर लेगा, ये ऐसे बोलते थे। और जब मैं किसी बड़े लोग से, लाइक सो कॉल्ड पढ़े लिखे या अच्छे कॉर्पोरेट लेवल पे, अगर मैं उनसे जाके बात करता तो वो लोग बोलते कि अरे मेरा इंग्लिश में, अगर मैं इंग्लिश में बात नहीं करता था तो उनको लगता था कि अभी ये इसको सीखने की बहुत जरूरत है, अभी ये यंग है, बच्चा है, लाइक दैट काइंड ऑफ, वो ऐसे मुझे रिस्पॉन्ड करते थे। तो मैंने कभी सोचा नहीं गिव अप करने का। अशोक, आप जिस उम्र में थे उस उम्र में अभी हमारे ITI के सारे स्टुडंट्स आहे, जे विद्यार्थी आता आपल्याला लाईव्ह बघतायत युट्यूबवर, तुम्ही सुद्धा प्रश्न विचारू शकता. आपल्या कमेंट सेक्शन मध्ये तुम्हाला जे प्रश्न विचारायचे आहेत तुम्ही प्रश्न विचारा. आणि आता आपल्या पैकी काही विद्यार्थी आमच्यासोबत उपस्थित आहेत तिकडे. जुनेद आमच्यासोबत विद्यार्थी आहेत, ITI शिकतायत. जुनेद, तुम्हाला अशोकना काही प्रश्न विचारायचे आहेत. मी विनंती करेन की तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करून तुम्हाला काय प्रश्न विचारायचे ते विचारू शकता. Hello everyone. Good evening, sir. My name is Junaid and Mumbai IITA sir, I have one question. आपने चालू की थी, आप जब फिर जुनेद, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. आप हाँ जुनेद, आप आवाज क्लियर नहीं. अभी आवाज क्लियर है मैम? ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन था, जब आपने अपनी जर्नी चालू की, लाइक आपने कहा 18 इयर्स की एज में आपने चालू किया था, यू गॉट 12 स्टूडेंट्स विद वन फुटबॉल। जब ज्यादा स्टूडेंट्स आने लगे, आपके पास फंडिंग की कमी थी, आपको काफी तरफ से नेगेटिव एक्सपेक्ट्स आने लगे, जैसे आपने नॉर्मल लोगों को पूछा तो उन्होंने कहा आप अपने ऊपर खर्चा कर दोगे, या आपको फिलहाल अपना देखना चाहिए, आप दूसरे का क्यों देखोगे। अगर आप कॉर्पोरेट क्लाइंट्स की तरफ गए तो उनका एक क्वेश्चन था कि आपको इंग्लिश नहीं आती, हाउ विल यू मैनेज इट। तो उस वक्त जो डीमोटिवेशन आपको फेस हुआ होगा, लाइक कि जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हो आपके साथ अच्छा हो ही नहीं रहा है, तो उस डीमोटिवेशन को अपने जो कुछ साल थे जब तक आप फेमस नहीं हुए, जब तक आप अच्छा सपोर्ट नहीं करा, आपने कैसे फेस किया?
आप वो डीमोटिवेशन के साथ कैसे चले, क्योंकि आपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया था, आप जो चोरी छुपे कर रहे थे, आपको इतने सारे स्टूडेंट्स थे आपके, आपके इतने सारे लोगों का आपके ऊपर ये था, तो आपने कैसे ये किया, हाउ डिड यू सर्वाइव फॉर सो मेनी इयर्स? जिन्हें बहुत अच्छा सवाल है ये आपका, और मैंने 4 साल सरवाइव किया ऐसे। तो कैसे किया मैंने कि मैंने पैसे को हमेशा इम्पोर्टेंस नहीं दिया, लाइक पैसा आएगा तो ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ऐसा मैंने सोचा नहीं कभी। मुझे लगता था कि दूसरी चीजें भी आएगी तो भी बहुत हेल्प हो जाएगा। जैसे कि मुझे ग्राउंड मार्क करना था बच्चों को सिखाने के लिए, तो उसके लिए कौन्स लगते हैं ग्राउंड मार्क करने के लिए। तो बट मैंने कभी वो सोचा नहीं कि यार पैसा नहीं है तो कौन्स नहीं है मेरे पास। बट जो बच्चे लोग चप्पल पहन के आते थे, मैं वो चप्पल रख के सिखाता था उनको। तो वो एक, और जो बच्चे पानी का बोतल लाते थे, वो पानी का बोतल रख के उनको ड्रिबलिंग सिखाता, उनको रिले करवाता। तो इस तरह से वो चीज, और फिर किसी क्लब का अगर कोई फुटबॉल फट जाता तो वो लोग फेंक देते थे, तो वो फुटबॉल मैं मांग लेता था कि मुझे दे दो। तो नया फुटबॉल खरीदने के लिए 400 रुपया देना पड़ता है, रिपेयर करवाने के लिए मुझे हार्डली 60 रुपया देना पड़ता है, तो वो फुटबॉल तैयार। तो इस तरह से चीजें मैंने किसी को कहा कि आप मुझे पैसा मत दो, बच्चे लोग को स्नैक्स दे दो, इनका ट्रैवलिंग दे दो, क्या कंपटीशन हो रहा है अंधेरी में कंपटीशन में, और मेरे पास ट्रेन का पैसा नहीं है, क्या आप ये बच्चे लोग का ट्रेन पास दे सकते ट्रेन। तो वो लोग वो इस तरह से, तो जहां जहां जरूरत लगी उस हिसाब से लोगों से, जिसके पास जितना देने के लिए है उतना ही मांगता, उससे ज्यादा मांगता तो कोई जेब खाली करता नहीं है। बहुत मुश्किल से लोग पैसा कमाते हैं, तो सबके जेब से मुश्किल से ही पैसा निकलता है। बट जिसको आसानी हो देने में, कि उसको बर्डन नहीं लग रहा हो, तो वो चीज मैं मांगता। जैसे कि मुझे पता था कि कोई कॉर्पोरेट मुझे पैसा देगा नहीं, क्योंकि उनको चाहिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, उनको चाहिए 3 साल का ऑडिट, एनुअल रिपोर्ट, कोई कॉर्पोरेट का ऑलरेडी बैकअप होना चाहिए, या फिर कोई एम्बेसडर या बोर्ड मेंबर अच्छे अच्छे होने चाहिए। तो ये सारा चीज वो लोग देखते हैं, बैकग्राउंड चेक करते हैं। तो जब मैं टीसीएस के पास गया, वो भी मेरे प्यून, मेरा एक दोस्त है जो वहाँ प्यून का काम कर रहा था, तो उसने बोला कि ऐसा ऐसा है, यहाँ पर लोग सपोर्ट करते हैं। तो मैंने कहा एक बार मिला तो दे, तो उसने एचआर से मिला दिया। वहां जाके मैंने उनसे पैसा नहीं मांगा, मैंने उनको बोला कि पहले काम एक्सप्लेन किया, उनको बोला कि आप अपना न्यूज़पेपर और मैगजीन जो भी आता है आप मुझे दे दीजिए, वो मैं बेचूंगा, और जो भी पैसा आएगा वो उन बच्चे लोग के लिए जाएगा, उनका यूनिफॉर्म या उनका जो ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें करने के लिए। तो उनके लिए न्यूज़पेपर और मैगजीन देना कोई बड़ी बात नहीं है, तो उन्होंने न्यूज़पेपर और मैगजीन मुझे दे दिया। मैंने सोचा नहीं था इतना न्यूज़पेपर मैगजीन मिलेगा। तो 200-250 किलो मैगजीन वो लोग दिए। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं साल में 50,000 रुपए सिर्फ न्यूज़पेपर और मैगजीन बेच के ही तैयार कर लेता था। तो इतना न्यूज़पेपर मिलने लगा, वो लोग अलग अलग कंपनी मुझे कनेक्ट करने लगे। तो देन ऐसे सपोर्ट हुआ। फिर उसके बाद में कॉर्पोरेट का मैंने ताज होटल वालों से, नॉर्मली कहीं विजिट करने जाते हैं तो लोग चार्जेस लेते हैं या अपना प्रोग्राम करने के लिए, मैंने बोला आप प्लीज आइए, बच्चे लोग के साथ मिलिए, और उनके कुछ फोटोज लिए मैंने, और वो फोटोज मैंने दूसरे कॉर्पोरेट वालों को दिखाया कि देखो ऐसे ऐसे ताज होटल वाले आके विजिट करते हैं हमारा प्रोग्राम बच्चे लोग का, ये उनका कोट है। तो देन उसके बाद आईडीबीआई जुड़ गया। आईडीबीआई जुड़ने के बाद और कोई कॉर्पोरेट के पास गया, उनको बोला ताज होटल, आईडीबीआई, फिर कोटक बैंक जुड़ गया। तो ऐसे करके होता है, धीरे धीरे होता है, बट टाइम लगता है। बट हमको क्या करना चाहिए कि सिर्फ पैसा देखना नहीं चाहिए, जिसके पास जो रिसोर्स है वो रिसोर्स ले लेना चाहिए, ताकि हमारा जो बर्डन है ना, अगर मुझे 100 रुपया रेज करना है, तो अगर मैं किसी से ले लिया कि किसी के पास कौन से या फिर फुटबॉल है, अगर एक फुटबॉल भी मैंने उससे ले लिया, तो मतलब मुझे 100 रुपया, जहाँ 500 रुपया रेज करना था, मुझे वहां पर 400 रुपया रेज करना पड़ रहा है। तो ऐसे हर एक चीज से हम लोग अपना रिसोर्स देखना चाहिए। बेसिकली अपने को कितना क्रिएटिविटी, किसी से ग्राउंड फ्री में ले लिया, किसी से हॉल फ्री में ले लिया, तो ऐसे हम लोग को सोचना, मैंने सरवाइव किया। थैंक यू सो मच जुनैद, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। थैंक यू अशोक। दिनेश पाटिल ने भी एक्चुअली यही सवाल हमें यूट्यूब पे पूछा था
की आपले पैसो की अरेंजमेंट कैसे की, पैसे कसे जमवले तुम्ही, आणि त्याचं उत्तर तुम्ही ऑलरेडी दिलंय. सो थँक्यू सो मच. आणि थँक्यू दिनेश प्रश्न विचारण्यासाठी. किशन चौधरी सरांचा प्रश्न आहे तुमच्यासाठी अशोक, की सध्याच्या घडीला एकूण ऑस्कर मध्ये किती विद्यार्थी आहेत, किती स्पोर्ट्समन आहेत किंवा स्पोर्ट्स वुमन आहेत? हमारे पास 1200 लड़कियां हैं और ऑलमोस्ट हमारे पास अभी अगर पिछले साल कोविड के पहले हमारे पास 1800 लड़के थे, 1800 बॉयज. अभी वो रेशियो ड्रॉप आउट हो चुका है. इट्स कमिंग अराउंड 1400 बॉयज का रेशियो है और लड़कियों का रेशियो भी गिर गया है. अभी कुछ करीबन 900 के आसपास आ चुका है. बिकॉज हम लोग पिछले एक साल से कोई भी फील्ड एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं. हम लोग जो भी है ऑनलाइन ही कर रहे हैं. बहुत सारे बच्चे जो अपने नेटिव प्लेस जा चुके हैं, तो इस वजह से. बट हम अगर आप पिछले 10 साल की जर्नी अगर आप देखेंगे ऑस्कर की, तो हमने बहुत सारे अलग अलग स्टेट में जाके वहाँ के लोकल एनजीओस को ट्रेन किया है. गुजरात हुआ, बिहार हुआ, झारखंड, गोवा, आंध्र प्रदेश, केरला, देन ऐसे बहुत करीबन 9 स्टेट्स है जहाँ पर हमने, कर्नाटका, तो ऐसे 9 स्टेट है जहाँ पर हमने ट्रेन किया है. और उनका अगर हम डेटा निकालेंगे जिनको हमने ट्रेन किया है, तो हमने पिछले साल ये डेटा निकाला था, तो 12,000 बच्चों तक ऑस्कर ने ये प्रोग्राम पहुंचाया है. बहुत बहुत बड़ा नंबर है ये. मतलब आप तकरीबन 3000 बच्चों के साथ अभी ऑस्कर काम कर रहा है. जी. ओके जी. मगाशी आपल्याला किशन चौधरी सरांनी एक प्रश्न विचारला होता की उद्योजक जर बनायचं असेल तर उद्योजक बनत असताना काय काय अडचणी येतात आणि त्या कशा सोडवाव्यात. अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, एंटरप्रेन्योर यानी नॉट नेसेसरीली खुद का बिजनेस शुरू करना, बट खुद को जो पसंद हो वैसी कोई चीज करना, अगर ये आपको करना है तो वो करने में क्या क्या मुश्किलें आती है और उसको आपने कैसे हल किया, आप अगर शॉर्ट में हमें बता सके. यस, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत ही अच्छा सवाल. क्योंकि हर एक को अपना मनपसंद चीज ढूंढना बहुत जरूरी है. क्या होता है कि हम ऑलमोस्ट लाइक काफी परसेंटेज, मतलब 60-70% लोग, मतलब उससे भी ज्यादा लोग प्रेशर में आके काम करना शुरू कर देते हैं. फिर वो काम, वो उनको मजा नहीं आता, उसमें वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं. फिर प्रेशर में काम करते हैं, फिर वो हैप्पीनेस नहीं मिल पाता है. मेरे लिए हैप्पीनेस बहुत बड़ी चीज है. खुशी अंदर से सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है, तो ही आप कम पैसे में भी आप बहुत अच्छे से सरवाइव कर पाते हो. तो अपना पैशन पहचानना बहुत जरूरी है कि आप क्या पैशन, क्या करने में मजा आ रहा है आपको. तो वो चीज अगर आपको पता चल गया, तो मैं चाहूंगा कि और इनिशियली आपको उसमें टाइम लगता है, और मैं चाहूंगा कि अगर जब आपको आपका पैशन मिल गया हो, या चाहे वो कुछ भी हो, प्लम्बिंग का जॉब हो, उसमें भी बहुत लोग हैं, कितने कॉन्ट्रैक्टर बन के कितना पैसा कमा रहे हैं. कारपेंटर का जॉब हो, ड्राइविंग का जॉब हो, एनी जॉब, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, हर एक काम इक्वल है. और ये मैं किसी किताब से पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं एब्रॉड जाके देखा कि लोग इतना पढ़ लिख के भी वो छोटा काम करने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है. और बिलियनर्स लाइक करोड़पति वाले भी लोग अपने घर में ड्राइवर नहीं रखते, खुद का कार खुद साफ करते हैं, खुद खाना बनाते हैं, अपने बच्चों को खुद ड्रॉप करते हैं. तो कोई, वो लोग के लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं है. तो मेरे लिए भी सब काम ही है. तो आप जब अपना पैशन फॉलो करोगे, तो मैं चाहूंगा कि आप अपना उस ऐसा संगत बनाए, वही ग्रुप आपके साथ हो, आसपास इन्वायरमेंट, जो आपको गाइड कर सके. आपको उसमें डिफिकल्टी आ रही हो तो उसमें वो हेल्प कर सके. क्या होता है कि हमारा पैशन अलग होता है और हमारा फ्रेंड सर्कल या हमारा इन्वायरमेंट अगर अलग होता है, तो वो और डिफिकल्ट बना देता है आपको आपके पैशन को फॉलो करने में. राइट. थँक्यू सो मच अशोक. नितिन आपल्याला एक प्रश्न विचारते हैं. नितिन, आप सवाल पूछना चाहेंगे? आप खुद को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग नितिन. सर, आपने जॉब क्यों नहीं चुना सर? नितिन, मैं जॉब कर रहा था ऑलरेडी, तो मैंने बहुत सारे जॉब किए हैं. क्योंकि मैं घर की जो सिचुएशन था, तो
वो लोग स्कूल में ही, मैं 9th स्टैंडर्ड से ही जॉब कर रहा हूँ। डिलीवरी बॉय का काम किया, कुरियर का काम किया, स्टेशनरी में काम किया, फिर हाउसकीपिंग का काम किया, देन उसके बाद में कैटरिंग का काम किया। बहुत सारे काम करते करते मैं यहाँ पर, और अपना पढ़ा जो भी पैसा होता था तो मुझे घर पे डिपेंड नहीं होना पड़ता था, तो मैं उस पैसे से अपनी खुद की पढ़ाई करता था। क्योंकि वो जब मेरे को 9th स्टैंडर्ड में क्लिक हुआ, जब हल्दी कुमकुम मनाते हैं हम लोग, आप लोग भी मनाते हो कि नहीं स्कूल में, तो मेरे मम्मी पापा जब भी ऐसे हल्दी कुमकुम का फेस्टिवल होता स्कूल में तो मुझे बोलते छुट्टी कर लो, वो देते नहीं थे पैसे क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता था। तो मुझे क्लिक हुआ कि मैं डिपेंडेंट हो रहा हूँ, मुझे अपने इससे खुद के पास पैसे होने चाहिए, तभी मैं बहुत कुछ करूंगा। तो तभी से मुझे सेविंग का एक आदत लग गया था, और मैं जो भी काम करता थोड़ा पैसा अपने पास रखता, और 9th स्टैंडर्ड से ये सब काम कर रहा था। फिर उसके बाद में मैं कैटरिंग में, मुझे प्रेसिडेंट होटल जो कफरेट में है वहां पर मुझे 3,500 की नौकरी थी। फिर मुझे जॉब मिला एक एनजीओ में, मैजिक बस करके एनजीओ में, वो लोग मुझे सिर्फ 1800 रुपए दे रहे थे। मैंने वो जॉब छोड़ा और मैंने अपना पैशन फॉलो किया, क्योंकि मुझे ये जो है बच्चों के साथ काम करने में, उनको मतलब सिखाने। अशोक, आप कह रहे हो आप ज्यादा सैलरी वाला जॉब आपने छोड़ दिया और कम सैलरी हाँ, वाला जॉब यस आपने यस पकड़ा? यस, क्योंकि ओके। मुझे सीखना था, क्योंकि मेरी उम्र तभी क्या 18 था, और मुझे इतना पैसा, मतलब मैं पैसे के पीछे भागूंगा कि सीखने के, और मैं वो सीखना चाहता था कि कैसे काम करते, कैसे बच्चों के साथ काम किया, कोचिंग क्या होती है। तो ये सारा चीज सीखने के लिए मैंने अपना हाई पेमेंट, घर में बोला कि 3,500 ही है मेरी सैलरी, अगर उनको बोलता मैं 1800 है तो वो लोग मना कर देते। बट जो सेविंग था मेरा, वो पूरा सेविंग मैं घर पे दे दिया, क्योंकि उनको तो पेमेंट उतना ही चाहिए, तो वो कैसे आ रहा है उनको मालूम नहीं है। बट मैंने वो काम किया, 1 साल में उधर इतना अच्छा परफॉर्म दिया मैंने, और वो लोग ने सीधा 3,500 से 4,000 कर दिया मेरा सैलरी, फिर 4,000 से सीधा 7,000 कर दिया सैलरी। तो वो ऐसे पैशन फॉलो करेंगे ना, आप अपना टाइम नहीं देख पाते हो कि आप 8 घंटे काम कर रहे हो कि 9 घंटे कर रहे हो, 10 घंटे कर रहे हो। तो 8 घंटे का काम था, मैं 10-10 घंटे काम करता था वहां पर। तो वो लोग ने मेरा काम देखा, पैशन देखा, और प्रमोशन दे दिया। और फिर उसके बाद मुझे 2009 में अवार्ड मिला आमिर खान से और नीता अंबानी से, और उस वक्त अवार्ड के साथ मुझे पैसा दिया गया। 5 लाख बोल रहे थे वो लोग, बट आप लोग को पता है टैक्स भरना पड़ता है अवार्ड के ऊपर, तो 30% टैक्स चला गया। एक्चुअल पैसा था 3,45,000 रुपीज, बट पूरे कम्युनिटी में फैल गया 5 लाख। वो स्टोरी बहुत बड़ी स्टोरी है। तो ये 3,45,000 जो अमाउंट है, ये बहुत बड़ा अमाउंट था, और उस वक्त मेरी सैलरी 7,000 थी। तो मैं लोगों को हायर कर रहा था कि प्लीज, मेरे दोस्तों को जो पढ़ाई कर रहे थे उनको बोला कि प्लीज ऑस्कर में काम करो, तभी रजिस्टर्ड भी नहीं था। बट मैं इतना टाइम नहीं दे रहा था इन बच्चों के लिए जितना देना चाहिए, और मुझे लगता था कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें मेरा बहुत अच्छा करियर हो सकता है। तो कोई भी लोग काम करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनको लगता था कि मेरे पास सिर्फ 1 साल का ही पैसा है, उसके बाद क्या होगा। तो मैं उनको बोलता था कि 1 साल बहुत बड़ा चीज है, और कुछ आ जाएगा अपने पास, और जितना मुझे सैलरी है आपको उतना सैलरी मिलेगा। मैं तो यहाँ 10 घंटे काम करता हूँ, आपको सिर्फ 4-5 घंटे ही काम करना है। फिर भी लोग ट्रस्ट नहीं किए, तो मुझे लगा कि मैं क्यों किसी और को हायर कर रहा हूँ, क्यों ना मैं खुद को हायर करूँ और अपने ऊपर और टाइम डालूं, और मैं सीखूं, और ये बच्चों को टाइम दूं। तो मैंने फिर 2009 में वो जॉब छोड़ा और खुद को हायर किया। जो दूसरे को सैलरी दे रहा था वो अपने अकाउंट से निकाल निकाल के घर पे पैसा दिया, और मैं फ्रीडम था। मैंने इंग्लिश सीखा, पढ़ाई कंटिन्यू किया, फिर उसके बाद और बच्चों को सिखाना शुरू किया, और आज ऑस्कर में 40 फुल टाइम एम्प्लॉयज है। वाव, वाव। ये हमारा सवाल भी था कि आज आपके साथ ऑस्कर में और कितने लोग काम करते हैं, क्या आप सिर्फ अकेले काम करते हैं या और भी लोग काम करते हैं? तो थैंक यू फॉर उस सवाल का भी जवाब आपने दे दिया। नीलिमा ने, हमारी जो स्टूडेंट है आईटीआई की, उन्होंने हमें यूट्यूब पे सवाल पूछा है कि सर कॉन्फिडेंस जो होता है, तो वो कई बार कॉन्फिडेंट महसूस करती है लेकिन कई बार उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है, किसी भी एक्सटर्नल रीजन की वजह से, बाहेर काहीतरी होतं आणि त्याच्यामुळे कॉन्फिडन्स लूज होतो. मग अशा वेळेला स्वतःचा कॉन्फिडन्स कसा टिकवून ठेवायचा?
कॉन्फिडेंस क्या है कि वो हमारे बेसिकली हम कितना पॉजिटिव है और जो हम कर रहे हैं वो सही है क्या, वो चीज पे ही है मैटर करता है कि आपको कितना बिलीव है जो आप कर रहे हो। वो अगर आपको स्ट्रांगली बिलीव है जो आप कर रहे हो और आप सही कर रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस जगह जगह पर वो ऊपर नीचे होगा पर वो वापस आ जाता है। तो जब मैं लोगों को इंग्लिश में बात करता था तो बहुत लोगों ने हिंदी में बात करते करते हिंदी में बात करने लगे, तो उस वक्त मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता था। तो मुझे लगता था कि मैंने कहीं तो गलती की है, इसीलिए इसने अपना लैंग्वेज बदल दिया है। तो इस तरह से वो डिमोटिवेट होता है, बट फिर भी वो गिव अप नहीं करना, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं जो ठीक है आज का, और बहुत छोटा छोटा चीज दिखना है, ठीक है आज का दिन है ना, और वो कॉन्फिडेंस अगर आज के दिन में डिमोटिवेट हुआ है वो उसी दिन खत्म हो जाना चाहिए। वो नेक्स्ट डे फिर से वो नया दिन है, फिर नया सोच लेके हमको आगे बढ़ना है। अगर आप उसी को कल की इंसिडेंट को आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो फिर आपकी लाइफ में तो फिर कोई नया चीज वो आपको हमेशा पीछे रखेगा। तो मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस को, भले आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा हो बट उस दिन में भूल जाओ, नेक्स्ट डे अगेन शुरुआत करना है अपने को, तो देन तो ही अपना वो कॉन्फिडेंस कभी खत्म नहीं होगा। थैंक यू सवाल का जवाब देने के लिए। एक और सवाल हमें अजय बेजलवार सर ने पूछा है, नागपुर से ये सवाल उन्होंने आपको पूछा है की अभी जो लॉकडाउन की सिच्युएशन चल रही है, लॉकडाउन मध्ये सगळेच निराश है, उतना कुछ माहौल बहुत अच्छा नहीं है। हाँ जी। तो ऐसे वक्त में खुद को कैसे मोटिवेट रखना है? हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पूछा है कि टुडे वी ऑल आर गोइंग थ्रू लॉकडाउन सिचुएशन, हाँ जी। सो how can we motivate our trainees to keep focus on getting employable and focusing on their aim? हाँ मतलब ये भी बहुत अच्छा सवाल है ये। और जब ये पिछले साल ऐसा लॉकडाउन हुआ मैं बहुत परेशान था, क्योंकि मुझे लगता था कि अभी क्या होगा ये सिचुएशन में। मेरे जो फंडर्स है वो बैक टू बैक पुल आउट हो रहे थे, बड़े बड़े फंडर्स, 5 बड़े बड़े फंडर्स, वो लोग ने ईमेल लिखा कि अब हम आपको फंडिंग नहीं देंगे। तो अब मुझे लगता था कि कैसे होगा, और इतने लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनको मुझे सैलरी देना है, कैसे मैं दूंगा इनको सैलरीज। तो ये सारा चीज मेरे को बहुत परेशान कर रहा था। तो बट कुछ लोग छूट जाने से, कुछ लोग अगर हमारा व्यवहार अगर लोगों के साथ हम अच्छा रहे और हम लोग ऑनेस्ट रहे लोगों के साथ, तो बहुत मदद करता है। और तो वैसे ही मैंने ऑनेस्टली ईमेल लिखा सारे फंडर्स को कि ये ऐसा ऐसा सिचुएशन है और ये प्रॉब्लम से मैं गुजर रहा हूँ। मेरे पास अभी प्रोग्राम के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए मेरे पास फंड नहीं है, स्टाफ लोग के लिए देने के लिए फंड नहीं है, क्या मैं आपका प्रोग्राम का फंडिंग मेरे स्टाफ की सैलरीज कंटिन्यू करने के लिए दे सकता हूँ। और काफी सारे फंडर्स ने उसमें हाँ कहा, और इतना अच्छा लगा मुझे कि हाँ अभी मुझे डर नहीं है। 1 साल तक मैंने सारे एम्प्लॉइज को बोल दिया कि आपको 1 साल तक कोई भी यहाँ से निकालेगा नहीं, 1 साल की फंडिंग है, सिचुएशन ठीक हो जाएगी, फिर अच्छा करेंगे हम लोग, तो परेशान मत हो। और ये एक चीज था। दूसरा चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि मैंने क्या किया कि वो लॉकडाउन में परेशान होके बैठा नहीं कि अरे लॉकडाउन है अभी कुछ क्या होगा इतना। मैंने अपने आप को और सीखने में डाला कि और क्या सीख सकता हूँ, इतना टाइम मिल रहा है, इतना सारा फील्ड विजिट नहीं हो रहा है, और क्या सीख सकता हूँ। तो बहुत सारा कम्युनिकेशन को लेकर, लीडरशिप के ऊपर इतने सारे मैंने वेबिनार अटेंड किया, यूट्यूब से काफी सारी चीजें मैंने सीखी, और बहुत सारे लोगों को लिंक्डइन पे मैंने नए नए लोगों से कनेक्ट किया। तो सीखने में और टाइम डाला मैंने। तो और तीसरा चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोगों की परेशानी है वो परेशानी को मैंने नोटिस किया। लोग बहुत परेशान थे, लोगों को खाना नहीं था कम्युनिटीज में क्योंकि सब बंद थे। तो मैंने एक जस्ट ऐसा 25 फैमिली के लिए सोचा था कि जो विडो है, जो बुजुर्ग है, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उनको मैं खाना पहुंचाऊं। तो ऐसे 25 फैमिली के लिए हमने फंड रेजिंग किया। फिर धीरे धीरे और लोग का नाम आया कि इनको भी जरूरत है, तो फिर लोगों को लगने लगा हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, बट अशोक घर से बाहर निकल रहा है, ये अच्छा कर रहा है,
तो इसको हम पैसा दे, ये लोगों को हेल्प करेगा। तो ऐसे करके लोग और हेल्प करने लगे। मेरे जो कोचेस थे वो घर पे थे, उनको मैंने बोला कि अभी कोचिंग नहीं है, चलो कुछ करते हैं, तो कम्युनिटी के लोगों को हेल्प करते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ क्यों नहीं, अभी वैसे भी कोचिंग नहीं है और मेरे ही कम्युनिटी के लोगों को आप हेल्प कर रहे हो। वो लोग सब जुड़ गए और हम लोग ने 3,500 फैमिलीज को, उनको पूरा खाना, कपड़े, उनको बुक्स, ऑनलाइन एजुकेशन, न्यूट्रिशन, ये सारा चीज हम लोग ने ऑलमोस्ट कितना 3 महीने तक हम लोग ने काम किया लॉकडाउन में, और लोग को बहुत हेल्प हुआ इससे। तो हमको ये प्रॉब्लम तो है, बट आपको क्या लगता है कि कितने टाइम तक ये रहेगा? तो अगर इस टाइम का अगर हम सही टाइम से सही तरीके से यूटिलाइज करें तो यही टाइम आपको आने वाले कल में आपको हेल्प करेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जितना हम सीखने में टाइम डाल सकते हैं उतना अच्छा होगा। अभी एक चीज बार बार आपकी बातों से निकल के आ रही है कि सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसे हाँ जी। सेकेंडरी है। कि आपने थोड़ी देर पहले भी जैसे बताया कि आपने ज्यादा सैलरी की जॉब छोड़ी क्योंकि आपको सीखने का मौका मिल रहा था, भले ही सैलरी कम हो। फिर आपने ये भी बताया कि आप किसी कंपनी में गए थे, टाटा में गए थे, वहां पे वो आपको पैसे नहीं दे रहे थे, पर आपने अपनी वही सीखने की आदत से एक नया आइडिया इस्तेमाल किया, उनसे रद्दी खरीदी और रद्दी की मदद से आपने पैसे इकट्ठा किए। तो पैसे सेकेंडरी होता है, ये आपने बताया। हाँ तो मतलब थैंक कम यू एज सो में, मच। कम एज में क्या होता है कि हम पैसा, बहुत सारा फैमिली प्रेशर होता है या हम सोसाइटी प्रेशर होता है कि फैमिली वाले बोलते हैं वो देखो वो इतना कमा रहा है, तू क्या कर रहा है। हमारे फ्रेंड्स को किसी ने कुछ, उसको अच्छा नौकरी या वो अच्छा रह रहा है या अच्छा पैसा कमा रहा है, तो हमको वो सब चीज के पीछे ये प्रेशर होता ही है। बट ये अभी इतना बड़ा उम्र नहीं है आप लोग का कि 30-35 उम्र है और पैसा ही बहुत कमाना है। तो मैं चाहूंगा कि सीखो जितना सीख सकते हो, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर्स। और जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा और आप एक्सपर्ट हो जाओगे किसी चीज में, आपका देखना आपका पेमेंट डबल होते जाएगा। अमेजिंग, थैंक यू अशोक। हमें बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं। आई होप यू डोंट माइंड कि हम और क्वेश्चंस ले, आपके पास समय है अगर, हाँ तो हम जी, 10-15 मिनट और। हाँ प्लीज। थैंक यू सो मच। अभी अभी एक सवाल आया है, संध्या राठौड़ जी ने पूछा है कि आपको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था क्या? और आप प्लीज इस सवाल का जवाब दीजिए। और मैं चाहती हूँ कि आप हमें जो सुन रहे हैं उनके साथ ये भी स्टोरी शेयर कीजिए कि आपने अपने मम्मी डैडी को कैसे कन्विंस किया था। जो स्टोरी है वो प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ मतलब नाम क्या उनका, संध्या जिन्होंने सवाल? राठौड़। संध्या यस। कोई भी किसी की भी लाइफ इतनी मस्के की तरह स्मूथ नहीं होती है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं। और बट हम उसको प्रॉब्लम्स की तरह अगर लेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम हमको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। प्रॉब्लम में लोग कहते हैं ऐसा कि प्रॉब्लम में भी कठिनाई में अपॉर्चुनिटी होती है। तो कठिनाइयां थी, बहुत सारे मुश्किल थे, जैसे कि जॉइंट फैमिली में रहना, एक छोटा सा घर जिसमें 8-9 लोग रहना, वहां पर पढ़ने के लिए जगह नहीं होना। मैं अपना 10वीं जो है, मैं वो जो फुटपाथ का जो लैंप होता है वो वहां पर बैठ के, हम लोग रात भर बैठ के वहां पढ़ाई करते थे, क्योंकि घर में ये सब सो जाते और जगह नहीं था। तो डिफिकल्टी तो बहुत होती है कि जैसे कि प्रेशर होता था फैमिली का कि वो देखो वो इतना पैसा कमा रहा है, तुम क्या कर रहे हो। और लाइक प्रॉपरली घर पे खाना नहीं होता था, न्यूट्रिशन हमको बराबर से नहीं मिल पाता था। तो बहुत सारी दिक्कत होती है। और बट उसको मैंने कभी एज अ चैलेंज लिया नहीं। मैं बोला कि ये पार्ट ऑफ, ये हमारा लाइफ का हिस्सा है, ये साथ में चलेगा। और आप देखो कि किसका वो हमेशा वो साथ में ही रहता है। तो मैं जब कोई मुझे मैं बोलते थे कि अरे इतनी चीज में कैसे तुम करते हो, तो अब मुझे रियलाइज होता हाँ ये एक प्रॉब्लम है शायद से। तो ऐसे पहले मैंने कभी प्रॉब्लम चीजों को देखी नहीं। तो शायद वही चीज है, गरीबी को लेकर भी लोग बोलते हैं कि अरे कैसा इतना कम गरीबी को लेकर। तो वो उसको भी मैंने एज अ अपॉर्चुनिटी ही बनाया कि यस है गरीबी तो क्या करे उसमें, बट लोगों के साथ जैसे हम हैं वैसे रखने चाहिए। आप चीजों को हाइड करेंगे तो फिर आप
तो लोग आप पे वो खुल के मदद भी नहीं कर पाएंगे, ट्रस्ट भी नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला हाँ मैं स्लम से हूँ और मैं ये कर रहा हूँ, तो जैसा हूँ वैसा हूँ, आप एक्सेप्ट करो या नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई और है। तो ये चैलेंजेस था मेरे लिए, बट मैंने बहुत जल्दी चीजों को एक्सेप्ट कर ली थी और उसको ही साथ में लेके चला, तो इतना डिफिकल्ट हुआ नहीं। प्रॉब्लम्स अभी भी है? अभी भी है प्रॉब्लम्स, अभी भी है। लाइक कि अभी प्रॉब्लम्स क्या है कि जैसे कि ये कोविड का सिचुएशन, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि उनको खेलना है, उनको घर पे 1 साल हो गए, पढ़ाई नहीं है, अपने दोस्तों से मिल नहीं सकते, तो भैया दीदी से नहीं मिल पा रहे हैं, तो लड़कियों को अलग से चैलेंजेस आते हैं। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग को जो कभी कभी फंड नहीं मिल पाता है, तो है लाइक प्रॉब्लम्स है। घर में मम्मी पापा बोलते हैं शादी कर लो, बट मुझे अभी और काम करना है, तो दिक्कत तो है। बट अभी क्या होता है कि एक लेवल पे जाने के बाद आपको वो चीजों को डील करने आ जाता है, तो अभी वो प्रॉब्लम नहीं लग रहा है मुझे। बट हाँ लाइक है, बट कर लेंगे उस चीजों को, और टाइम देने के, हर एक चीज को टाइम देने से चीजें ठीक हो जाती है। अगर एक ही दम में एक ही बार में सब चीज करूँ तो नहीं हो पाता है, तो मैं थोड़ा टाइम देता हूँ हर चीज को और चीजें ठीक हो जाती है। इसी से जुड़ के एक कमेंट हमें आया है, ये सवाल नहीं है एक्चुअली अशोक, कमेंट है। दिनेश पाटिल ने पूछा है कि मैं अभी मैरिड हूँ, मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि मेरी शादी 16 साल में हो गई थी हाँ और जी। मैंने भी आईटीआई में एडमिशन ले ली है। तेजस्वी पाटिल का ये सवाल है, ये लेडी है और 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी, इनको आगे बढ़ना है और इसीलिए अभी उन्होंने आईटीआई में एडमिशन भी लिया है। तो मेरे गुड। ख्याल से ये ऑलरेडी एक इंस्पिरेशन है मेरे ख्याल से कि उन्होंने चाहती है और उन्होंने एक स्टेप ऑलरेडी ले भी लिया है, राइट? बिल्कुल। और तेजस्वी जो आपने जो स्टेप लिया है ना, उस पे मैं बहुत बिलीव करता हूँ, स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। कोई भी चीज हम करते हैं ना, तो उसको मैं लाइक हमारे पास कुछ दिमाग में कुछ आ रहा हो तो लोग उसको अपने दिमाग में 2-2, 3-3 साल तक लेके बैठे रहते हैं। बट मेरा वो ऐसा नहीं है, कुछ आ रहा है तो उसको करना है। और मैं बड़ा नहीं सोचता हूँ, छोटा सोचता हूँ। और पहला स्टेप लेने में बिलीव करता हूँ। तो आपने ऑलरेडी ले लिया है और मैं आई एम श्योर कि आप उसको जल्दी से ओवरकम करेंगे और आपके परिवार आपके ऊपर पूरा बिलीव करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे इस चीज के लिए। बिल्कुल। हमें बहुत सारे सवाल आ रहे हैं यूट्यूब पे, मतलब बिल्कुल रुक ही नहीं रहे सवाल। Okay. एक सवाल हमें ऐसा भी है कि कम पैसों में एंटरप्रेन्योर या उद्योजक कैसे बना जा सकता है? तो कम पैसे में कोई जो मतलब मैं राइट पर्सन नहीं हूँ इसका सवाल जवाब देने में। बट हाँ, कम पैसे में आपको देखना है कि रिसोर्सेस कहाँ से आप जमा कर सकते हो, क्या करना डिपेंड है कि आपका क्या बिजनेस है और उसको टारगेट ऑडियंस कहाँ है, कितना इन्वेस्ट करूंगा तो कितना बड़ा टारगेट ऑडियंस रखूंगा। अगर आप छोटा सा पैसा है और आप बड़ा टारगेट ऑडियंस रखोगे तो वो आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो एक छोटे उस पैसे में क्या क्या रिसोर्स है आपके पास, और उस रिसोर्स में क्या टारगेट ऑडियंस है वो आपको देखना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपको अपना बिजनेस इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर कम पैसा है तो और अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस आपका इनिशिएटिव अगर वर्कआउट नहीं भी करता है तो आपको ज्यादा लॉस भी नहीं हो रहा है। तो कम पैसे में बिजनेस स्टार्ट करना बहुत अच्छी बात है और स्टार्ट कर दो आप। थैंक यू सो मच। हमें एक सवाल किशन चौहान जी ने पूछा है कि जब आपने ये जर्नी शुरू की थी, ये सफर शुरू किया था, तब आपको गाइड करने वाला कोई था? और साथ ही साथ एक सवाल ये भी है कि आपने ये कोचिंग जो है कि या स्पोर्ट्स जो है, ये कहाँ से सीखा था? ये आप स्कूल में सीखा, कॉलेज में सीखा, ये एग्जैक्टली कहाँ से शुरू हुई ये जर्नी? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हेमलता, सॉरी? जी, I'll read the question for you. हाँ जी। I'm sorry, I think वो क्वेश्चन हमारा मिस हो गया है। किशन सर जो है हमारे, हाँ जी। उन्होंने पूछा था कि आपने जब शुरू किया था
ये सफर, तो आपको गाइड करने वाला कौन था? मेंटर। गाइडेंस कहाँ से, मेंटरिंग Okay. किसने की थी? हाँ जी। और दूसरा सवाल है कि स्पोर्ट्स आपने कहाँ से सीखा है? तो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि ITI स्टूडेंट, आप सब लोग अपने लाइफ में अच्छे मेंटर्स रखो, अच्छे टीचर्स अपने लाइफ में रखो, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत अच्छे मेंटर्स थे और उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया मुझे क्या करना है। तो वो जो गाइड करते थे उस चीज को मैं उस अपने जर्नी में उसको इस्तेमाल करता था। तो आप सबको मेरा सजेशन है कि सबके लाइफ में अच्छे मेंटर्स होने चाहिए। कहाँ दिक्कत आ रही है फोन करो, पूछो कि सर मैं यहाँ पर रुक गया हूँ या रुक गई हूँ, मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, तो आप प्लीज थोड़ा गाइड कीजिए। या भले वो गाइड ना करे बट आप उनको एक बार बता दोगे तो भी आपको अच्छा लगेगा। वो सुन लिए, आपको पॉजिटिव होप दिया उन्होंने, कोई बात नहीं, दूसरी बार कर सकते हैं हम लोग, और एक बार ट्राई कर सकते। ये भी चीज, एक सपोर्ट मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो जो आप पे बिलीव कर सके ऐसे मेंटर आप बना सको। मेरे मेंटर्स थे और अभी भी मैं मेंटर रखा हूँ अपने लाइफ में। और मेरे मेंटर पहले जो मेंटर्स थे वो उनसे अभी तक जुड़ा हुआ हूँ। बट जो जो फील्ड में मुझे जरूरत होती है मैं वैसे वैसे मेंटर रखता हूँ। तो अभी सपोज कि मुझे स्पोर्ट्स में मेंटर, एक मेंटर है मेरा। फिर मुझे अगर बड़ा विजन देखना है तो उससे रिलेटेड एक अपना एक मेंटर है। किसी को मुझे डे टू डे लाइफ में कुछ शेयर करना है तो वो एक मेरा मेंटर है। तो ये रखने से क्या होता है कि बहुत चीजें उनसे काफी आप सीखते रहते हो डे टू डे बेस पे। तो मेरे मेरे लाइफ में मेंटर्स है, एक नहीं 3-4 मेंटर्स है। और दूसरी बात है कि मैंने कहाँ सीखा। बचपन में मैं जस्ट ऐसे ही खेलता था दोस्तों के साथ, जब भी बारिश होती तो फुटबॉल खेलते हम लोग। बारिश में क्रिकेट नहीं खेला जाता, क्रिकेट स्कूल में खेलता था मैं। और रग्बी भी खेलता था मैं पहले। तो जब मैं जॉब किया मैजिक बस में तो वहां पर मुझे और ट्रेनिंग मिली कोचिंग को लेकर, बेसिक कोचिंग के लेकर। तो वहां से मुझे और कॉन्फिडेंस बढ़ा। और जब मैं ऑस्कर शुरुआत कर दी तो 2000 के बाद मुझे बहुत सारे फेलोशिप मिलना शुरू हुआ। तो मैंने जॉर्डन गया, पहली बार मैंने 2009 में जॉर्डन गया। वहां पर मैंने ट्रेनिंग अटेंड की, 10 दिन की ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग मुझे बहुत हेल्प हुई स्पोर्ट्स फॉर पीस का कॉन्सेप्ट को लेकर। फिर उसके बाद में मैं 2011 में इंग्लैंड गया, वहां पर भी मुझे 12 दिन की ट्रेनिंग मिली। स्पोर्ट्स फुटबॉल अगेंस्ट HIV स्टिग्मा, उसको लेकर ट्रेनिंग मिली। तो वो जो भी ट्रेनिंग मिलती थी मैं वहां पर आके यहाँ पर आके इम्प्लीमेंट करता। तो अभी तक सीखने में ही मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है, D लाइसेंस नहीं है, C लाइसेंस नहीं, कोचिंग लाइसेंस नहीं है मेरे पास। मेरे सारे एम्प्लॉयज के पास कोचिंग लाइसेंस है, मेरे पास नहीं है। तो बट हाँ, अभी सेल्फ लर्निंग का जमाना आ चुका है तो सेल्फ लर्निंग करते रहता हूँ। अमेजिंग अमेजिंग। हमारे पास टाइम लिमिट है काफी, अभी खत्म होने की और हम चल रहे हैं। मतलब एक आखिरी 2 सवाल हम लेना चाहेंगे। हमारे साथ राहुल है, राहुल सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल आप सवाल पूछ सकते हैं सर से। हेलो। यस राहुल। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था कि ये लोगो के पीछे की कहानी क्या है? लोगो जो आपका ऑस्कर फाउंडेशन जो ये लोगो है उसके पीछे की कहानी क्या है? इसकी कहानी बहुत बड़ी कहानी है यार राहुल। बट ये जो ऑस्कर जो है वो कोई ऐसे लोग बोलते कि ये कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है या फिर ये किसी का नाम तो नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और ना ही ये हम लोग मैं रिलीजन पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं इंसानियत पे बिलीव करता हूँ और नेचर पे बिलीव करता हूँ। तो ये और ऑस्कर ऑर्गेनाइजेशन, S मतलब सोशल, C फॉर चेंज, A फॉर अवेयरनेस, R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल चेंज, अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। और ये जो आप ऊपर देखेंगे तो ये बुक है और पीछे फुटबॉल है। और बुक जो है वो थोड़ा पहाड़ की तरह बनाया है और पीछे फुटबॉल जो है वो सनराइज हो रहा है और उसके बीच में एक यूथ है। मतलब एजुकेशन और फुटबॉल से वो एम्पावर हो रहा है, अपने आप को खोल रहा है। तो वो एक उसका लोगों का वो मीनिंग है। और अपना टैगलाइन है एजुकेशन विद किक। थैंक यू सो मच राहुल सवाल पूछने के लिए। और मैं भी यहीं पर थैंक यू रहता सो मच। हूँ। मेरे टाइम पे राजेश भैया थे।
थैंक यू राहुल सवाल पूछने के लिए, और अशोक थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही बेहतरीन सारे सवालों के जवाब दिए। ये आपके साथ हम नहीं चाहते कि ये खत्म हो जाए सेशन, क्योंकि मुझे पता है मैंने आपसे काफी सारी स्टोरीज सुनी है, तो मैं चाहती थी की वो सारी स्टोरीज हम हमारे स्टुडंट्स को सुनाए, आमच्या विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांनी त्या सगळ्या स्टोरीज ऐकाव्यात अशी आमची इच्छा होती, पण आपल्याकडे वेळेची मर्यादा आहे आणि त्याच्यामुळे आपल्याला हे सेशन इथेच थांबवावं लागतंय। पुन्हा एकदा अशोक खूप खूप धन्यवाद, तुम्ही या आमच्यासोबत या सेशन मध्ये आलात आणि आमच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलं। एक दोन वाक्यात जर तुम्हाला विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करायचं असेल की आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी, आता विद्यार्थी ITI चे असतात, त्याच्यामुळे जसं आम्ही म्हणालो की इंग्रजीचा प्रॉब्लेम असतो, पैसे कमी असतात आणि क्लॅरिटी नसते की पुढे जाऊन काय करायचं, तर हे सगळे प्रॉब्लेम आहेत, घरातल्यांना कन्व्हिन्स करायचंय, प्रॉब्लेम्स काही संपत नाहीत। तुम्ही तुमच्या पद्धतीने कसं विद्यार्थ्यांना गाईड कराल, 2 वाक्यांमध्ये काय करावं? आणि लॉकडाऊन मध्ये आता ऑलरेडी आमचे विद्यार्थी खूप घरी बसून कंटाळलेले आहेत, अशा वेळेला स्वतःचं करिअर निवडताना काय करायला हवं आमच्या विद्यार्थ्यांनी? जो हेमलता, हमारी जो कन्वर्सेशन में बार बार चीजें आ रही है कि अंग्रेजी इंग्लिश वगैरह का लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, मैं इसके ऊपर मेरा जो स्टोरी में थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा कि मुझे कैसे मोटिवेट किया ये इंग्लिश से ओवरकम करने के लिए। जब मैं आई थिंक 19 साल का था, तो 19-20 की उम्र की बात कर रहा हूँ मैं, अभी मैं 33 का हूँ। तो तब मुझे एक मेरी जो फ्रेंड है उसने मुझे कहा था, उसका नाम अमृता है, वो काफी हिंदुस्तान टाइम्स में वो जर्नलिस्ट रह चुकी है, तो उसको मैंने कहा था कि इंग्लिश का मुझे इशू होता है और इंग्लिश में मुझे बिल्कुल बोलने के लिए नहीं होता है। तो उसने मुझे कहा कि आप इंग्लिश नहीं जानते हो, इसका मतलब आप ये नहीं हो कि आप बेवकूफ हो। अब उसने मुझे कहा कि मैं मराठी नहीं जानती हूँ, तो इसका मतलब मैं नहीं कि मैं बेवकूफ, मैं अपने आप को बेवकूफ नहीं समझती। मराठी एक लैंग्वेज है जो मुझे नहीं आती है, तो मुझे उसके लिए कोई शर्मिंदा नहीं फील होती है। सेम चीज आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको शर्मिंदा फील नहीं होनी चाहिए, आपको वो गिल्टी फील नहीं होनी चाहिए। तो तब मुझे लगा कि हाँ, ये तो कोई एजुकेशन नहीं है, ये तो लैंग्वेज है जो सीखी जा सकती है। और हम लोग इतना बढ़ावा दे दिए थे उसको कि अपने आप को गिल्ट फील करने लग जाते हैं। बट हमको ऑफकोर्स बढ़ावा देना चाहिए, बट सीखने के लिए, बट गिल्ट फील करने के लिए नहीं। तो आपको कभी भी अपने आप को, कोई सामने इंग्लिश बात कर रहा है तो आपको अपने आप को लो फील करना ही नहीं है। वो एक लैंग्वेज है जो उसको अपने लैंग्वेज में वो बात कर रहा है, तो आपको भी, बट वो सीखनी चाहिए, क्योंकि जब आप वो सीखेंगे ना तो आप थोड़ा इंटरनेशनली आपको एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा। तब आपको, क्योंकि इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है इंग्लिश में जो आपको सीखने में, समझने में, लोगों से कम्युनिकेट करने में वो आपको बहुत मदद करेगा। तो सीखना चाहिए, बट उसके वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस लो मत करो। तो वो एक लैंग्वेज है, तो प्लीज इंग्लिश को इतना लेकर मत ही परेशान हो जाओ, बट सीखते रहो उसको लेकर। दूसरा चीज है कि क्या मैं कहना चाहूंगा, तो मैं तो यही चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग को, आपको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। आपको क्या करना है वो चीज में क्लैरिटी आप पहले फाइंड आउट कर लो और उसको ही आपको फॉलो करना चाहिए, और वैसे आप इन्वायरमेंट बना के रखो और वो लोग आपको मदद करेंगे उसमें आगे, जिन्होंने अचीव किया है। इन्वायरमेंट हमेशा अच्छा रखो, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप जिन्होंने कुछ किया नहीं है और आप उनके साथ रहोगे तो आपका मोटिवेशन कभी आगे बढ़ेगा नहीं। आप देखेंगे कि हमेशा जो भी, अगर मैंने जहां तक नोटिस किया है कि जो एजुकेटेड है एक कोई फैमिली में, हेड फैमिली में, और जिन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा किया है, या डॉक्टर बन गया, या ऑफिसर बन गया, या कोई कॉर्पोरेट में डायरेक्टर वगैरह बन, आप देखना उसके सारे बच्चे अच्छे लेवल पे पढ़ रहे और वो भी कुछ अच्छा कर रहे, या डॉक्टर बन गए, या कोई न कोई लाइफ में सक्सेस। तो यही चीज है कि हमको अपना जनरेशन, अपना चीज बदलेंगे तो ही हम अपना फैमिली का, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। कंफर्ट जोन में रहोगे, मैं जब बोल रहा हूँ कि ये आपका इन्वायरमेंट अच्छा बनाना चाहिए दूसरे लोगों के साथ, मतलब आपको मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहा हूँ। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कंफर्ट जोन में रह गए
तो समझ जाओ आप अपने सक्सेस कभी नहीं पाएंगे। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, स्ट्रेस करो और सीखने में, हार्ड वर्किंग करने में और टाइम कम वेस्ट करने में, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। थँक्यू सो मच अशोक. हा तुमच्या सोबतचा प्रवास आमच्या सगळ्यांसाठी खूप खूप प्रेरणादायी आहे. अजूनही बरेच प्रश्न युट्यूबवर आहेत. माफ करा, आम्हाला सगळे प्रश्न आता वेळेच्या अभावी घेता येत नाहीये, पण आम्ही प्रयत्न करू की पुन्हा एकदा लवकरच असं आणखी एक सत्र आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन येऊ आणि ज्यामध्ये तुम्हाला पडलेले प्रश्न आम्ही सोडवण्याचा नक्की पुन्हा एकदा प्रयत्न करू. पुन्हा एकदा ऑस्कर फाउंडेशनच्या वतीने आज अशोक तुम्ही इथे आलात आणि तुमचा आणि ऑस्करचा प्रवास आमच्यासोबत मांडलात, त्याच्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. त्याचबरोबर हे संपूर्ण सत्र ज्यांनी आयोजित केलं ते उद्यम शिक्षा, त्याचबरोबर व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य आणि महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटी या तिन्ही संस्थांचे खूप खूप आभार. त्यांच्या संयुक्त विद्यमातून आज हा कार्यक्रम इतक्या यशस्वीरित्या पूर्ण होऊ शकला. आमच्या विद्यार्थ्यांना आज मार्गदर्शन मिळू शकलं, त्याच्यामुळे खूप खूप धन्यवाद. आणि आजचं सत्र इथेच संपलं असं मी जाहीर करते. धन्यवाद. Thank you so much everyone for joining and inviting me. Thank you Hemlata. Thank you. Thank you so much. हम लाइव बंद कर सकते हैं वैभव.